Emulsion. Emulsion are those colloidal solution in which dispersed phase and dispersed medium both are liquid. तो ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जहां पर दोनों कंपोनेंट लिक्विड हों उसे हम क्या कहेंगे? इमल्शन कहेंगे। इमल्शन दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल इन वाटर। मिल्क के अंदर लिक्विड फैट प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। कॉड लिवर ऑयल किसका एग्जाम्पल है? वाटर इन ऑयल का। कॉड एक फिश का नेम है, उसके लिवर में हमें एक ऑयल मिलता है जिसको हम विटामिन ए को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं एज ए सप्लीमेंट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, एक कंपोनेंट पोलर और दूसरा कंपोनेंट क्या है? नॉन पोलर। तो ये एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं, ये लायोफोबिक नेचर के हैं। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए। मिल्क के अंदर नेचुरली केजिन नाम का सब्सटेंस एज स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो इमल्शन आपको दिया हुआ है वो ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है? इसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। डाइल्यूशन टेस्ट। अगर हम यहां पर वाटर ऐड कर दें, जो डाइल्यूट हो जाए वो तो है ऑयल इन वाटर। जो डाइल्यूट नहीं हो, अलग अलग लेयर बन जाए वाटर और ऑयल की, वो क्या होगा? वाटर इन ऑयल। ऐसे दूसरा टेस्ट हम यूज करते हैं कंडक्शन टेस्ट। दोनों में हम सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा डाल दें, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी वहां पर ज्यादा आयन प्रेजेंट होंगे, और ज्यादा आयन वहीं पर प्रेजेंट होंगे जहां पर वाटर ज्यादा होगा। ऑयल इन वाटर में वाटर ज्यादा है, तो जिसका कंडक्शन ज्यादा होगा वो ऑयल इन वाटर होगा, जिसका कंडक्शन कम होगा वो क्या होगा? वाटर इन ऑयल। थर्ड टेस्ट है डाई टेस्ट। डाई क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। मींस वाटर में कम डिजोल्व होंगे, ऑयल के अंदर ज्यादा डिजोल्व होंगे। तो अगर हम इन दोनों के अंदर डाई ऐड करते हैं, जिसकी बैकग्राउंड कलर मिलेगी, जिसका मेजर पार्ट आपको कलर मिले, वो होगा वाटर इन ऑयल। जिसकी बैकग्राउंड कलर ना मिले, कुछ ड्रॉपलेट्स टाइप में आपको कलर मिले, वो क्या होगा? ऑयल इन वाटर। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं। क्लियर? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल कैसे हैं, कैसे हम उनको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। अब हम कोलॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिसके कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका नेचर क्या होगा? हेटेरोजीनियस होगा। नेक्ड आई से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करें तब हम इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन जनरली कलर्ड होते हैं। जो भी चीज लाइट को स्कैटर करती है उसका कुछ ना कुछ कलर होता है मोस्टली।
क्योंकि ये लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, हम फिर से स्टडी कर लेते हैं। अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन में से लाइट बीम पास करते हैं, हम यहां से एक लाइट बीम पास कर रहे हैं, ये जो लाइट बीम का पाथ है वो हमें विजिबल होगा। यहां पर हमने एक टॉर्च ले ली है जो हमें लाइट बीम प्रोवाइड कर रही है। इसकी लाइट को जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल होगा अगर हम इस लाइट बीम के परपेंडिकुलर खड़े हो। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो इसलिए हम लाइट का पाथ देख पा रहे हैं। जब लाइट स्कैटर होगी तो हमारी आईज के अंदर रिसीव होगी। जब तक हम अपनी आईज के अंदर रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव नहीं करते हैं तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को या पाथ को विजुलाइज नहीं कर सकते। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। दो टाइप के कोलोइड्स के रिगार्डिंग हमने स्टडी किया था, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। जो लायोफिलिक कोलोइड है उनके पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है, लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में कम होता है, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो लायोफिलिक कोलोइड होंगे वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक है उनके पार्टिकल का साइज बिग है, वो लाइट को इजीली स्कैटर कर सकते हैं, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अगर हम सिंपली कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। आउट ऑफ दिस लायोफोबिक शो करेंगे, लायोफिलिक शो नहीं करेंगे। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, और इसी मोशन की वजह से जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है, जिससे वो स्टेबल रहता है। कोलोइडल सॉल्यूशन कांट बी फिल्टर्ड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर। इसको फिल्टर करने के लिए हमें एक स्पेशल फिल्टर चाहिए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्टर। बट कैन बी filtered by अल्ट्रा फिल्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कोलोइड्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग याद रखने। कोलोइड्स हेटेरोजीनियस हैं, कलर्ड हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। अल्ट्रा फिल्टर में से हम कोलोइड को पास नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल फिल्टर में से हम इसको पास कर सकते हैं। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में सभी कोलोइडल पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज होता है। इस चार्ज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम यहां पर एक यू शेप कंटेनर ले रहे हैं जिसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया। कोलोइडल सॉल्यूशन नॉर्मली कलर्ड होते हैं, तो यह हर पार्ट में एक जैसा कलर मिल रहा है। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हम क्या देखेंगे, एक तरफ कलर डार्क हो रहा है और दूसरी तरफ कलर क्या हो रहा है, लाइट। जिस तरफ कलर डार्क हो रहा होगा, मान लीजिए इधर कलर क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। तो जिस तरफ कलर डार्क हो रहा होगा उस तरफ हम बैटरी का टर्मिनल चेक करेंगे कौन सा। अगर यहाँ पर टर्मिनल है पॉजिटिव, तो उस केस में कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द फिनोमेनन of migration of colloidal particles under the influence of electric field। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल एक तरफ माइग्रेट करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना होगा। इससे रेलेवेंट एक टर्म और है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, अगर हम यहां पर एसपीएम लगा दें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो कोलाइडल पार्टिकल यहां से आगे पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एसपीएम में से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो इस रीजन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो इधर माइग्रेट कर जाएंगे, तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे रीजन में कंसंट्रेशन एक जैसी थी, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पास की तो जो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होना चाह रहे हैं। यहाँ वाले कोलाइडल पार्टिकल तो इधर माइग्रेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया हमने, एसपीएम। अब एसपीएम के कांटेक्ट में दो लिक्विड है, एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का माइग्रेशन होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। द माइग्रेशन ऑफ solvent of colloidal solution under the influence of electric field from SPM। जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन में एसपीएम के थ्रू उसके पार्टीशन कर देंगे तो उस केस में सॉल्वेंट पार्टिकल कहीं भी माइग्रेट नहीं करेंगे, नेट माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो उस केस में एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, एक तरफ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम, तब ऑस्मोसिस होगा। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्लियर। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड का मीनिंग क्या है, किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करना, उसको प्रोटेक्ट करना। जो लायोफोबिक कोलॉइड है वो अनस्टेबल इन नेचर के होते हैं, उनको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, पेप्टाइजेशन। दूसरा मेथड है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। यहां पर हम क्या करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड के ऊपर हम एक लायोफिलिक की लेयर लगा देंगे।
आपको पता है लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्शन दोनों में अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपने आप स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो यहां पर भी हम लायोफोबिक को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर लायोफिलिक की कोटिंग लगा रहे हैं। द स्टेबलाइजेशन ऑफ लायोफोबिक colloid by addition of small amount of lyophilic colloid is called protection of colloid। ये लायोफोबिक colloid है। जब हम इसके अंदर लायोफिलिक colloid ऐड करेंगे तो लायोफिलिक इसके सरफेस पर स्टिक हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो जो लायोफिलिक colloid है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव colloid। क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो लायोफोबिक colloid है उसे हम कहेंगे प्रोटेक्टेड colloid। बहुत सारे टाइप के लायोफिलिक colloid है, तो सबकी जो प्रोटेक्शन पावर है वो एक जैसी नहीं है। प्रोटेक्शन पावर का कंपैरिजन करने के लिए हम यहां पर एक टर्म यूज करते हैं, गोल्ड नंबर। जैसे हमने कोएगुलेशन के लिए स्टडी किया था, कोएगुलेशन वैल्यू, वैसे यहां पर जो प्रोटेक्टिव पावर है लायोफिलिक colloid की, उनका कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं गोल्ड नंबर। यहां पर हमने लायोफोबिक colloid को फिक्स कर दिया, गोल्ड सोल। मेटल सोल क्या होते हैं, लायोफोबिक सोल होते हैं। तो यहां पर हम डिफरेंट टाइप के लायोफिलिक colloid का यूज करेंगे गोल्ड सोल के कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। जिस मिनिमम क्वांटिटी पर, मिनिमम क्वांटिटी किसकी, लायोफिलिक colloid की, एडिशन पर हम गोल्ड सोल के कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर पाएंगे, उस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, गोल्ड नंबर। इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज गिवन बाय मिनिमम मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव colloid added to 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल। तो कोएगुलेशन में हमने 1 लीटर colloidal सॉल्यूशन लिया था, लेकिन गोल्ड कॉस्टली आता है, इसलिए हमने इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम ली है और उसको फिक्स कर दिया है 10 ml ऑफ गोल्ड सोल in order to prevent its coagulation when 1 milliliter of standard brine solution added to it। कोएगुलेशन के मेथड हमने स्टडी किए थे, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करने पर भी कोएगुलेशन होता है। तो यहां पर हम एक फिक्स क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की ऐड कर रहे हैं फॉर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को रोकने के लिए कम से कम कितने मिलीग्राम आपको प्रोटेक्टिव colloid के ऐड करने पड़ेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर कहेंगे। जेलेटिन बेस्ट प्रोटेक्टिव colloid, ये आपको याद रखना है, जेलेटिन
बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड। इसका जो गोल्ड नंबर होगा वो सबसे कम हमें मिलेगा जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पर लिखा गया। गोल्ड नंबर एलिमेंट हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है 0.2 ग्राम ऑफ गम एरेबिक। ये एक लाइफिलिक कोलॉइड है। कितने ml गोल्ड फॉर्म में ऐड कर रहे हैं हम? 100 ml में। हमें इसका गोल्ड नंबर निकाल, आपको डेफिनेशन को याद रखना जरूरी है। गोल्ड सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 10 ml। अगर ये 100 है, इसे आप 1/10 कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी भी लॉजिकली 1/10 होगी। तो इसका मीनिंग हम 0.02 ग्राम गम अरेबिक 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट में डाल रहे हैं। ये क्वांटिटी हमें किस में चाहिए? मिलीग्राम में चाहिए। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 20। तो इसका जो गोल्ड नंबर है वो क्या आ रहा है? 20 आ। जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें सभी पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज होता है। सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन की वजह से हो सकता है। सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन की वजह से जो भी चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक आयन का एडजॉर्प्शन होता है, तो ये कौन सी लेयर होगी? फिक्स्ड लेयर होगी कोलॉइडल पार्टिकल। अब सॉल्वेंट जो है, जो हम डिस्पर्शन मीडियम ले रहे हैं, उसके पास भी पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। तो यहां पर पॉजिटिव के अराउंड सॉल्वेंट पार्टिकल की लेयर बन जाएगी। कौन सा एंड होगा? एक तरह से नेगेटिव। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये पोलराइजेशन कर रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, तो नेगेटिव एक तरफ ज्यादा डेंस हो रहा है। तो यहां पर सॉल्वेंट वैसे मूव करते रहते हैं, इसलिए इस लेयर को हम क्या कहेंगे? मोबाइल लेयर। जब भी चार्ज सेपरेट होता है तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यहां पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मोबाइल लेयर and fixed layer of colloidal particle। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? जीटा पोटेंशियल। तो एक तरीके से यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेयर है, एक नेगेटिव चार्ज लेयर है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जब तक ये लेयर मेंटेन है तब तक कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा। अगर हम किसी तरीके से इस लेयर को डैमेज कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो उस केस में इसका कोएगुलेशन हो जाएगा। हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसका कोएगुलेशन कर सकते हैं। अगर हम दो अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को मिक्स कर दें तो उस केस में भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, अल्टीमेटली कोएगुलेशन होगा। अगर हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो रबिंग की वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तो उस केस में भी ये कोएगुलेट हो जाएगा। जब हम बॉयल करते हैं तब भी रबिंग होती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से,
तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम लंबे टाइम तक करें तो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर सभी कोलाइडल पार्टिकल वन बाय वन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। अगर हम प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो सभी कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो उस केस में भी कोएगुलेशन हो जाता है, ये लेयर डैमेज हो जाती है। अगर हम लंबे टाइम तक डायलिसिस करें तो जो सॉल्वेंट है उसके मोशन की वजह से ये पार्टिकल जो स्टिक हो चुके हैं ये भी रिमूव हो सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, तब भी क्या हो सकता है, कोएगुलेशन हो सकता है। तो हमें किसी तरीके से इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को प्रोटेक्ट करना है, जब तक ये प्रोटेक्टेड है तब तक कोएगुलेशन नहीं होगा। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स हमारी लाइफ में बिग रोल प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ फूड स्टफ जो हम ईट करते हैं मोस्टली कोलॉइड्स हैं, या हमारी सराउंडिंग में हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं वो कोलॉइड्स की वजह से हो रहा है। दो टाइप की एप्लीकेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हमने डिजाइन किया है आफ्टर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कोलॉइड्स। अगर हम केमिस्ट्री के अंडर उनको स्टडी नहीं करते तो हम कुछ डिजाइन भी नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, घर पर हम जो चिमनी यूज करते हैं इन किचन, वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड के ऊपर बेस्ड है। अगर हमने उस मैटर को कभी स्टडी नहीं किया होता तो हम उसको डिजाइन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैटर को स्टडी करना जरूरी है। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरल एप्लीकेशन। डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। सनसेट और सनराइज के टाइम उसका जो कलर है वो रेडिश हो जाता है। तो यहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है जो कोलाइडल रेंज में, मींस वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो जब उनके ऊपर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर वो ब्लू कंपोनेंट को स्कैटर करेंगे तो हमारी आइज के अंदर ब्लू लाइट रिसीव होगी, हमें कलर क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। मॉर्निंग और इवनिंग में जब सनसेट और सनराइज का जो टाइम होता है उस टाइम जो लाइट है वो फार अवे से आ रही होती है। इसका मीनिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो चेंज हो जाता है, तो वहां पर रेड कंपोनेंट को, रेड वेवलेंथ को वो स्कैटर कर रहा है, इसलिए सनसेट और सनराइज के टाइम हमें रेडिश कलर देखने को मिलता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल डस्ट पार्टिकल in air. Formation of mist. Fog and cloud. ये सब कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उस केस में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंडेंस हो जाता है। अभी भी ये डस्ट पार्टिकल कोलोइडल रेंज में है। जब हम इनके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट को स्कैटर करेंगे, तो पाथ हमें आगे का विजिबल नहीं होगा क्योंकि लाइट पहले से स्कैटर होकर हमें रिसीव हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी विजुलाइज कर सकते हैं जब वो लाइट को स्कैटर करेगा। अगर हम डार्क रूम करते हैं तो हम बेंच को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, पेन को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो,
लेकिन फिर भी हमें कुछ फॉगी अपीयरेंस मिले फार अवे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिस्ट। अगर विजिबिलिटी उससे कम हो जाए, मीन्स हम ज्यादा मॉइस्चर को डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंडेंस कर रहे हैं, ज्यादा डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंडेंस कर रहे हैं, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉग के केस में जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से कम होती है। क्लाउड कैसे बनते हैं, लेक, रिवर, ओशन, इन सब का जब वाटर इवेपोरेट होता है, राइज होने पर कूलिंग होगी, अल्टीमेटली वो कंडेंस होगा कोलाइडल डस्ट पार्टिकल के ऊपर। तो बहुत सारे वाटर पार्टिकल एक साथ कंडेंस हो रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। तो इस बिग कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, क्लाउड कहेंगे। ये हाइट पर होता है इसलिए हम इसे क्लाउड कह रहे हैं, ये अर्थ सरफेस के क्लोज होता है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, फॉग। तो ये दोनों विजिबिलिटी इश्यू क्रिएट करते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर और ये शॉर्ट डिस्टेंस पर कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर on colloidal dust particles। लेकिन ये अभी भी कोलॉइडल रेंज में। रेन, आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड बस्टिंग, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, कोलॉइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहे हैं। रेन कैसे होगी, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होगा, ज्यादा मॉइस्चर कंडेंस होता जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल कंबाइन होंगे, अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सस्पेंशन के पार्टिकल ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे आएंगे और हमें कैसे अपीयर होंगे, रेन की फॉर्म। क्लाउड बस्टिंग मींस बादल फटना। हिली एरिया के अंदर जब हैवी रेन होती है उसे हम बोलते हैं क्लाउड बस्टिंग, और हमारे एरिया में जब हैवी रेन होगी, जो फ्लैट एरिया है, तो उस केस में हम उसे हैवी रेन कहेंगे। क्या होगा, सभी कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज प्रेजेंट है। एक क्लाउड में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे सबके पास एक जैसा चार्ज होगा। यहां पर मान ली पॉजिटिव है, दूसरे क्लाउड में सभी कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। हिली एरिया में हाइट एकदम से इंक्रीज होती है तो क्लाउड को राइज करना पड़ता है, तो वो जो क्लाउड्स हैं वो हिल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, तो एकदम से न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसका मीनिंग सडन कोएगुलेशन होगा। अगर हिली एरिया में बहुत सारा वाटर एक साथ आ जाए तो वो फ्लड क्रिएट करता है और फ्लड से हैवी डैमेज होता है, इसलिए वहां पर हम उसे क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्टिंग। आर्टिफिशियल रेन हम कैसे करवा सकते हैं, किसी बिग इवेंट में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए रेन की वजह से, या फिर किसी एरिया में रेन काफी टाइम से नहीं हुई है, वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट है और नियर बाय कोई रिवर भी नहीं है, तो उस केस में आर्टिफिशियली भी हम रेन करवा सकते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करते हैं फ्रॉम जेट प्लेन इन क्लाउड्स। तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लाउड के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और उनको क्या करेंगे, कोएगुलेट कर देंगे। जब कोएगुलेशन होगा तो उस केस में
हमें रेन मिलेगी, और ये हमने आर्टिफिशियली करवाई है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन। नेचर में हम रिवर डेल्टा ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी किसकी वजह से बन रहा है, कोलोइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी की वजह से। रिवर जब फ्लो करती है अपने ऑरिजिन से, पहले तो बिग स्टोन अपने साथ लेकर आएगी, फिर कुछ डिस्टेंस तक स्मॉल स्टोन उसके साथ जाते हैं, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो हैवी पार्टिकल को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो रिवर में फ्लो करते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई स्टोन प्रेजेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली उसको एंटर कहां पर करना है, सी में एंटर करना है। सी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल के पास क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। सी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो सी वाटर रिवर वाटर के साथ मिक्स होगा, वहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनका न्यूट्रलाइजेशन करेगा, उनको सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देगा, तो जिससे कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर जो रिवर बेड होगा वो राइज हो जाएगा विद टाइम, नॉट सडनली, इसमें 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो जब ये रिवर बेड राइज हो जाएगा तो रिवर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, अभी तो यहीं से फ्लो करती हुई जा रही थी, अब इसको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम रिवर अपना पाथ चेंज करती रहती है, तो यहाँ पर एक डेल्टा टाइप का सिंबल बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिवर डेल्टा। तो यहाँ पर जो रिवर के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो जब ये कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन होंगे तो रिवर बेड राइज होगा, जिसकी वजह से रिवर को टाइम टू टाइम अपना पाथ चेंज करना पड़ रहा है, और इसी की वजह से रिवर डेल्टा की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये कुछ नेचुरल केस हमने स्टडी किए हैं जिनका नेचर में कोलोइडल प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। अब हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में हम कोलोइड की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जो सीवेज वाटर होता है पहले हम उसको पास करेंगे एक ग्रिल टाइप के सिस्टम से, जिसमें प्लास्टिक बैग, जो बड़े साइज के मटेरियल हैं वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे। आगे जो सीवेज वाटर होगा उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको हमें रिमूव करना है। अब इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, अगर हम कोलोइडल पार्टिकल को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं, या तो हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, या फिर हम इसके अंदर फिटकरी ऐड करेंगे, पोटाशियम ऐड करेंगे, जो कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कोलोइडल पार्टिकल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको ये सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देगा। फर्दर हम इसको फिल्टर कर देंगे। तो अभी जो आपको वाटर मिला है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस वाटर को हम फर्दर ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ या फिर ओजोन के साथ, जो डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो अब जो हमें वाटर मिलेगा उसको हम ड्रिंकिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर रिवर की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर हम इस तरीके से सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, और रिवर में डालने से पहले भी यहाँ तक का प्रोसेस हम जनरली परफॉर्म करते हैं, ताकि रिवर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाए।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर में। जब भी हम सॉलिड फ्यूल का कंबस्टन करते हैं तो उस केस में हमें स्मोक मिलती है जिसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये फाइन डस्ट पार्टिकल और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल अगर हम इनहेल कर लें तो उस केस में ये लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक प्रेसिपिटेटर डिजाइन किया गया जिसे हम बोलते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। और ये किसके बेस पर डिजाइन किया गया? कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बेस पर ये डिजाइन किया गया। ये किसके बेस पर काम करता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पर ये काम करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अभी हमने पढ़ा था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड और वहां पर जाकर वो न्यूट्रलाइज भी हो सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो सभी डस्ट पार्टिकल और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो कोलोइडल रेंज में जिनके पास स्पेसिफिक चार्ज है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मीनिंग जो हम कंबस्शन के बाद गैसें रिलीज कर रहे हैं उसका वो पार्ट नहीं होंगे। तो रेस्पिरेटरी रेलेवेंट इश्यू को हम कम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंबस्टन हो रहा है कहीं और स्मोक अराइज हो रही है। तो यहाँ पर हमने ग्रिल टाइप का सिस्टम ले लिया, इधर नेगेटिव बना दिया और इसको क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। जब ये गैसेज अराइज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो एयर रिलीज कर रहे हैं, गैसें रिलीज कर रहे हैं फ्री फ्रॉम अनबर्न्ड कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल। किचन के अंदर जो हम चिमनी यूज करते हैं वो भी इसी के बेस पर डिजाइन की हुई है। अगर हमें कट लग जाए तो हम फिटकरी अप्लाई कर सकते हैं। फिटकरी और पोटाश आलम। फिटकरी का दूसरा नाम क्या है? पोटाश आलम। इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस ऑफ कट। जब कट लगेगा तो ब्लड वहां से बाहर निकलेगा जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज होता है। जब हम फिटकरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल उसको कोएगुलेट कर देंगे जिससे कट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इससे ब्लीडिंग क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर भी हम कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर हमें पता है एक्चुअल में क्या है? एनिमल स्किन है। स्किन सॉफ्ट होती है, एक्चुअल में वो क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? एनिमल स्किन को ड्राई करेंगे ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाए।
रिवर वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर भी हम उसे हैंग कर सकते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं वो इसे क्या करेंगे, कोएगुलेट करेंगे, जिससे स्किन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। फर्दर हम इसको ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेदर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर। जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो भी कोलोइडल फॉर्म में यूज करते हैं। ताकि वो हमारे स्टमक के अंदर इजिली एब्जॉर्ब हो पाए। आप किसी भी टैबलेट को वाटर के अंदर डालकर देखें, वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट टाइम में। एक्चुअल में वो फॉर्म कौन सी है, कोलाइडल फॉर्म है। कोलाइडल फॉर्म इजिली एब्जॉर्ब हो पाती है। ऐसे जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं उसके अंदर भी जो मेडिसिन प्रेजेंट होती है वो कोलोइडल फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। अगर हम उसे मसल में इंजेक्ट करेंगे, अगर हमें कट लग जाए तो हम फिटकरी अप्लाई कर सकते हैं। फिटकरी और पोटाश डालम। फिटकरी का दूसरा नाम क्या है, पोटाश डालम। इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस ऑफ कट। जब कट लगेगा तो ब्लड वहां से बाहर निकलेगा, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज होता है। जब हम फिटकरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल उसको कोएगुलेट कर देंगे, जिससे कट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इससे ब्लीडिंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर भी हम कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर हमें पता है एक्चुअल में क्या है, एनिमल स्किन है। स्किन सॉफ्ट होती है, एक्चुअल में वो क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, एनिमल स्किन को ड्राई करेंगे ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाए। रिवर वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर भी हम उसे हैंग कर सकते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं वो इसे क्या करेंगे, कोएगुलेट करेंगे, जिससे स्किन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। फर्दर हम इसको ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेदर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर। जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो भी कोलोइडल फॉर्म में यूज करते हैं। ताकि वो हमारे स्टमक के अंदर इजिली एब्जॉर्ब हो पाए। आप किसी भी टैबलेट को वाटर के अंदर डालकर देखें, वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट टाइम में। एक्चुअल में वो फॉर्म कौन सी है, कोलाइडल फॉर्म है। कोलाइडल फॉर्म इजिली एब्जॉर्ब हो पाती है। ऐसे जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं वहां पर भी मेडिसिन कोलोइडल फॉर्म में होती है। जब आप उसे मसल में इंजेक्ट करेंगे तो मसल में इजिली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे तो इजिली अपने स्पेसिफिक टारगेट पर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो डेली लाइफ में हम बहुत जगह क्लोथ्स का यूज कर रहे हैं, इन मेडिसिन, इन फूड, और नेचर में भी बहुत सारे जो फिनोमेनन है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, क्लोथ्स की वजह से हो रहे हैं। क्लियर।